दोस्तों, किसी गांव में विनोद नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र 25 साल थी। इस दुनिया में उसकी माँ अलावा कोई नहीं था। विनोद बहुत ही मेहनती लड़का था। वह दूसरे किसानों के यहाँ खेतों में मजदूरी करता था। कभी किसी काम के लिए मना नहीं करता था और न ही वह कभी काम करने में शर्म करता था। काम कैसा भी हो, वह हमेशा करने को तैयार रहता था। विनोद जितना मेहनती गांव में कोई नहीं था, पर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी विनोद गरीब था। उसकी माँ और वह बस एक मिट्टी के बने घर में रहते थे। विनोद अक्सर सोचता था कि वह इतनी मेहनत करता है, पर अब तक अपनी गरीबी दूर नहीं कर पाया। यह सवाल उसके दिमाग में एक कांटे की तरह चुभता रहता था। शाम को थक कर लौटता तो माँ के सामने मुस्कुरा देता, पर रात को चारपाई पर लेटे लेटे आसमान के तारे गिनते समय वही पुराना सवाल उभर आता, मेरी मेहनत का फल कहाँ है। एक बार की बात है, गांव के मुखिया ने अपना घर बनवाने का काम चालू किया। विनोद भी वहीं पर मजदूरी कर रहा था। वह मिस्त्री की मदद करता, कभी रेत उठाता, कभी ईंट। उसका पूरा दिन सीमेंट, रेत और ईंटों के ढेर के बीच गुजरता। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। विनोद मसाला बना रहा था। रेत, बजरी और सीमेंट को सही अनुपात में मिला रहा था। तभी मुखिया जी एक 26 साल के लड़के के साथ आए। विनोद की नजर उस लड़के पर गई। लड़के ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ में कुछ कागज थे। लड़का मुखिया जी को घर का नक्शा दिखा रहा था। वह उंगली से कागज पर बनी रेखाओं को समझा रहा था। कहाँ कमरा होगा, कहाँ रसोई, कहाँ बरामदा। मुखिया जी को नक्शा पसंद आया और मुखिया जी ने उस लड़के को पैसे दिए। विनोद यह सब खड़ा देख रहा था। उसके मन में एक तूफान सा उठा। उसके दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई। मुखिया जी ने उस लड़के को इतने पैसे क्यों दिए हैं? आखिर लड़का काम क्या करके गया है? बस कुछ लकीरें तो खींच दी कागज पर। उसने तो ना रेत उठाई, ना ईंट लगाई, ना पसीना बहाया, फिर भी उसे इतने पैसे। और मैं पूरा दिन इस धूप में अपनी कमर तोड़ रहा हूँ। मेरी मेहनत की कीमत उसके मुकाबले इतनी कम क्यों? यह विरोधाभास उसे चैन से नहीं बैठने दे रहा था। कुछ देर बाद लड़का चला गया और मुखिया जी वही कुर्सी पर बैठ गए। मौका देखकर विनोद धीरे से मुखिया जी के पास गया। वह थोड़ा झिझक रहा था, पर अपने सवाल को दबा नहीं सका। मुखिया जी, बुरा न माने, एक बात पूछूं? विनोद ने आवाज में सम्मान मिलाते हुए कहा। मुखिया जी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। हाँ बेटा विनोद, पूछो। विनोद ने पूछा, आपने उस लड़के को इतने पैसे किस काम के दिए हैं? मुखिया जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, वह घरों के नक्शे बनाता है। लड़का मुझे नक्शा दिखा रहा था। नक्शा पसंद आया तो मैंने उसे पैसे दे दिए। विनोद समझ नहीं पाया। उसकी भौहें तन गई। मैं कुछ समझा नहीं मुखिया जी। मुखिया जी ने समझाना शुरू किया, बेटा, यह जो घर बन रहा है वह उसी लड़के के बनाए हुए नक्शे के हिसाब से बन रहा है। विनोद का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह तर्क उसे संतुष्ट नहीं कर रहा था। उसने फिर पूछा, पर इस बार आवाज में थोड़ी व्यग्रता थी। मुखिया जी, घर मिस्त्री बना रहा है और मैं भी उनके साथ काम कर रहा हूँ। हम तो इतनी मेहनत करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, तो हमको पैसे कम क्यों मिलते हैं? मुखिया जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने विनोद को गहराई से देखा, जैसे उसकी उलझन को पढ़ रहे हो। फिर वह मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू सिर्फ मेहनत करता है, शरीर से, दिमाग से नहीं। तुझे मिस्त्री जो बोलेगा तू वही काम करेगा। बेटा, पैसे दिमाग के ज्यादा मिलते हैं। विनोद अभी भी उलझा हुआ था। उसने अपना अगला सवाल दागा, अच्छा, उस लड़के ने तो कागज पर बनाया नक्शा, पर मिस्त्री तो हाथ से बना रहा, उससे ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसके पैसे क्यों कम हैं? मुखिया जी ने धैर्य से समझाया, बेटा, मिस्त्री सिर्फ अपने दिमाग से अपना काम कर रहा है। ईंट सही लगा रहा है, सीमेंट रेत तुमसे सही मात्रा में मिलवा रहा है, पर जो मिस्त्री है वह भी उस लड़के के बनाए हुए नक्शे के हिसाब से ही काम कर रहा है। मुखिया जी ने एक गहरी सांस ली और उनकी आवाज और भी मृदु हो गई, मगर उनके शब्द विनोद के दिल पर हथौड़े की तरह बज रहे थे। बेटा, सिर्फ मेहनत करने से इंसान की कीमत नहीं बढ़ती, उसके पास कुछ हुनर भी होना चाहिए, जैसे उस लड़के के पास है, जैसे मिस्त्री के पास है। तेरे पास क्या हुनर है? मुखिया जी की यह बात विनोद के कानों में गूंजती रही, जैसे कोई घंटा बज रहा हो। उसकी सारी उलझन, सारा विरोध एक पल में धराशायी हो गया। उसके पास जवाब नहीं था।
वह चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। उसका सिर शर्म से झुक गया। सच था, उसके पास कोई हुनर नहीं था। बस 2 हाथ थे जो मेहनत कर सकते थे, और शायद इस दुनिया में केवल हाथों की मेहनत की इतनी कीमत नहीं थी। फिर मुखिया जी ने प्यार से कहा, बेटा, मेहनत तभी रंग लाती है जब उसके साथ हुनर शामिल होता है। उस दिन रात को विनोद घर के बाहर चारपाई पर लेटा हुआ था। आसमान में चमकते तारे अब उसे कोई जवाब नहीं दे रहे थे। मुखिया जी के शब्द उसके दिमाग में रिप्ले हो रहे थे। हुनर, हुनर, हुनर। वह सोच रहा था, मेरे पास तो कोई हुनर है ही नहीं, तभी मैं अपनी गरीबी दूर नहीं कर पा रहा। यह एहसास कड़वा था, लेकिन सच था। उस रात उसने सोचा, अब वह भी कोई न कोई हुनर सीखेगा। अगली सुबह वह फिर मुखिया जी के घर के काम पर गया, लेकिन अब उसकी नजरें सिर्फ ईंट पर नहीं, बल्कि मिस्त्री के हर हरकत, उसकी हर तकनीक पर टिकी रहती। वह कोशिश कर रहा था कि मिस्त्री का काम ही सीख ले। उसने देखा कि मिस्त्री कैसे दीवार की सीध का ख्याल रखता है, प्लास्टर कैसे करता है, लेकिन कुछ दिनों में ही उसे एहसास हो गया, उसका मन इस काम में नहीं लग रहा था। यह काम उसे आकर्षित नहीं कर पा रहा था। वह जबरदस्ती खुद को समझाने की कोशिश करता, पर उसका हाथ ईंट उठाने में भारी पड़ रहा था और दिमाग उदास रहता। कुछ दिनों बाद मुखिया जी के यहाँ से काम खत्म हो गया। अब विनोद फिर से खेतों में मजदूरी करने लगा। वह किसानों को देखता, पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसका दिमाग अब कहीं और भटक रहा था। उसने ऐसे ही और बहुत काम सीखने की कोशिश की। कभी बड़ी गिरी देखी, कभी मोटर मैकेनिक की दुकान पर खड़ा हो गया, पर वह कुछ सीख नहीं पाया, क्योंकि जो भी अब तक उसने सीखने की कोशिश की, उस काम को वह दिल से कर नहीं पाया था। हर काम उसे बोझ लगता, हर सीख उस पर थोपी हुई सी महसूस होती। वह समझ गया था कि बिना दिल के कुछ भी सीखना नामुमकिन है, और बिना सीखे हुनर हासिल नहीं हो सकता, और बिना हुनर के उसकी मेहनत बस एक जिंदा रहने का साधन बनकर रह जाएगी, गरीबी दूर करने का नहीं। वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से उसे अपनी जिंदगी की दिशा बदलनी थी, पर सही रास्ता अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। वह एक हुनर की तलाश में था जो उसके दिल की आवाज बन सके। विनोद की मनस्थिति अब एक भटकते हुए यात्री जैसी थी। उसे दिशा तो मिल गई थी कि हुनर सीखना जरूरी है, लेकिन रास्ता अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ था। एक दिन जब वह गांव से बाहर किसी दूसरे गांव के खेत में काम करके लौट रहा था, तो रास्ते में उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। यह कोई पक्की दुकान नहीं थी, बल्कि रास्ते के किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे लगा हुआ एक अस्थायी सा ठिकाना था। वहाँ लकड़ी के तख्ते, पटरे, बल्ले, रद्दे और कुछ बने बनाए दरवाजे खिड़कियां पड़ी थी। एक लड़का जिसकी उम्र शायद 27 से 28 साल होगी, एक बेंच पर बैठा हुए रद्दे पर रंदा चला रहा था। विनोद रुक गया। कुछ देर वहीं खड़ा होकर उस लड़के के काम को देखने लगा। उसके हाथों में एक अजीब सी फुर्ती थी। वह लकड़ी को आंख से नापता, फिर रंदा चलाता, और कुछ ही देर में एक खुरदुरा सा तख्ता एकदम चिकना और सीधा हो जाता। यह देखना एक तरह से सम्मोहक था। विनोद के मन में एक ख्याल कौंधा, यह काम तो अलग लग रहा है। हिम्मत जुटाकर विनोद आगे बढ़ा और दुकान के पास पहुंचा। नमस्ते भाई साहब, उसने आवाज लगाई। लड़के ने रंदा रोका और सिर उठाकर देखा। नमस्ते, कुछ लेना है? नहीं भाई साहब, विनोद ने कहा थोड़ा झिझकते हुए। मैं देख रहा था आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। लड़के ने मुस्कुरा दिया। धन्यवाद। नाम बताओ? विनोद। और आपका? राजू। बैठो। विनोद बैठ गया। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने अपना दिल खोल दिया। उसने बताया कि वह कितनी मेहनत करता है, पर गरीबी नहीं मिटती। मुखिया जी ने हुनर की बात कही थी। उसने कई काम सीखने की कोशिश की, पर कहीं मन नहीं लगा। फिर उसने राजू के हाथों की ओर देखा और सीधी बात कही, राजू भाई, मुझे ये काम सिखा दोगे? लकड़ी का काम? राजू ने विनोद को गौर से देखा, फिर बोला, ये मेहनत का काम है, कर लोगे? विनोद का जवाब तत्काल था, मेहनत तो मैं कर लूंगा, बस आप सिखा दो। राजू ने सिर हिलाया। देखो विनोद, तुम पूरा दिन तो नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें गरीबी में मजदूरी करनी पड़ती है। तुम कुछ समय निकाल कर मेरे पास रोजाना आ जाया करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। आप सिखा देंगे? कितने दिन में सीख जाऊंगा मैं? राजू हल्का सा मुस्कुराया। भाई, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम कितने दिल से, लगन से काम करते हो। जितना मन लगाकर काम करोगे,
खुशी से करोगे उतनी ही जल्दी सीख जाओगे। विनोद ने दृढ़ता से कहा, मैं पूरे दिल से काम करूंगा। तो फिर कल से शुरू करो, दोपहर के बाद आ जाना। अगले दिन सुबह वह खेत में काम करने पहुंचा, लेकिन आज उसकी गति बदल गई थी। वह जल्दी जल्दी और अधिक फुर्ती से काम करने लगा। दोपहर होते होते वह राजू की दुकान पर पहुंच गया। राजू ने उसे पहला काम दिया, एक बड़े से लकड़ी के पटरे को रेतना। पहले 10 मिनट तो सब ठीक था, फिर उसकी उंगलियां दर्द करने लगी। 1 घंटे बाद उसके हाथ लाल हो गए थे, पर उसने हार नहीं मानी। पहले कुछ दिन विनोद को काम समझ में नहीं आया। रेतना, रंदा चलाना, नापना, यह सब उसे यांत्रिक लगता। वह थोड़ा निराश भी हुआ, पर वह मायूस नहीं हुआ। वह रोज आता। फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। राजू उसे एक छोटा सा बक्सा बनाना सिखा रहा था। उसने 2 तख्तों को आपस में जोड़ने के लिए मोर्टिस एंड टेनॉन जॉइंट बनाने का तरीका बताया। राजू ने पहले खुद बनाकर दिखाया। उसकी उंगलियां नपेतुले चीरे लगा रही थी। जब उसने दोनों टुकड़ों को जोड़ा तो वे बिना किसी गोंद या कील के सटीक फिट हो गए। ठक, एक संतुष्टिजनक आवाज हुई। विनोद ने यह चमत्कार देखा। उसकी आंखें चौंधिया गईं। यह यांत्रिक नहीं था, यह एक कला थी। उस दिन पहली बार विनोद को लगा कि उसकी इस काम में रुचि बढ़ रही है। उसे एहसास हुआ कि दिल से काम का मतलब क्या होता है। अब विनोद की सीखने की गति तेज हो गई। वह सवाल पूछता, गलतियां करता, सुधारता। राजू एक अच्छा गुरु था। वह बारीकी से हर बात समझाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। विनोद लकड़ी काटना सीख गया। साधारण खिड़की दरवाजे बनाना सीख गया। 4 महीने बीत गए थे। एक शाम राजू ने विनोद से कहा, लो, अब तुम इस दरवाजे पर कब्जे लगाकर दिखाओ, मैं देखता हूँ। विनोद ने नापजोख की, छेद किए और हिंज की पेंच कसकर फिट कर दिए। दरवाजा लगा तो वह बिल्कुल सही बंद हुआ। राजू ने उसे कंधे पर हाथ रखा, बस अब तुम सीख गए। विनोद के लिए यह शब्दों से बढ़कर था। उसने सोचा, मेहनती तो मैं हूँ ही, अब मेरे पास हुनर भी है, अब मैं भी पैसे कमाऊंगा। कुछ हफ्ते बाद राजू के पास एक बड़ा ऑर्डर आया। एक सरकारी स्कूल में 20 नई खिड़कियां और 10 दरवाजे बनवाने थे। राजू ने विनोद को बुलाया, भाई, ऑर्डर बहुत बड़ा है, तुम भी करो काम, अच्छे पैसे बन जाएंगे। विनोद यह सुनकर खुशी से झूम उठा। दोनों ने जुटकर काम शुरू किया। वह सुबह जल्दी आता, रात तक काम करता। 2 महीने की अथक मेहनत के बाद काम पूरा हुआ। ऑर्डर देने वाले अधिकारी ने काम देखा तो बहुत खुश हुए। उन्होंने राजू को पूरी रकम अदा कर दी। काम खत्म होने के बाद एक शाम राजू ने विनोद को अपने पास बिठाया। एक लिफाफा निकाला और विनोद के हाथ में रख दिया। तुम्हारा हिस्सा भाई, तुमने बहुत मेहनत की। विनोद ने लिफाफा खोला। अंदर नोटों की गड्डी थी। उसने इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे थे। उसके हाथ कांपने लगे। उसे महसूस हुआ कि सचमुच हुनर और मेहनत के दम पर इंसान बहुत पैसे कमा सकता है। उस रात विनोद चारपाई पर लेटा तो उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। आखिरकार पैसे आ गए हैं। उसके पास इतने पैसे जिंदगी में पहली बार आए थे। अब वह समझ नहीं पा रहा था कि इनका क्या करे। उसके मन में कई इच्छाएं एक साथ उमड़ पड़ी। वर्षों से वह और उसकी माँ गरीबी में जी रहे थे। उसकी माँ के कपड़े फटे हुए थे। खुद के पास एक जोड़ी कपड़े ठीक ठाक नहीं थे। गांव के दूसरे लड़कों को मोबाइल पर बात करते देख उसके मन में भी एक मोबाइल लेने की तीव्र इच्छा थी। यह उसका सपना था। उसने सोचा, अब पैसे हैं तो सपने पूरे करने का समय आ गया है। अगले कुछ दिनों में विनोद ने वह सब कर डाला जो उसके मन में था। वह शहर गया और एक नया चमकदार स्मार्टफोन खरीद लाया। माँ को ले जाकर 2-3 नई साड़ियाँ और ब्लाउज दिलवाए। खुद के लिए 2 जोड़ी नए कपड़े लिए। फिर घर का राशन पानी भरपूर मात्रा में खरीद लाया। अच्छा तेल, चावल, दाल, मसाले, कुछ मिठाई। उस शाम उसके घर में एक त्योहार जैसा माहौल था। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। विनोद को लग रहा था कि उसका सपना सच हो रहा है। माँ को अच्छे कपड़े दिलवाए, खुद लिए, फोन लिया। उसने सोचा, गरीबी तो अब दूर हो गई होगी। पर समय बीतने के साथ हकीकत सामने आने लगी। नए कपड़े पहनने से गरीबी नहीं मिटती, फोन से गरीबी नहीं मिटती। धीरे धीरे उसके खर्चीले शॉपिंग के दिनों में जमा पैसे घटने लगे। घर का खर्च तो चलता ही रहता है। 2 महीने बीतते बीतते वह पैसे पूरी तरह खत्म होने की कगार पर आ गए।
एक दिन जब वह दुकान से तेल लेने गया तो उसकी जेब में सिर्फ कुछ रुपए बचे थे। उसकी खुशी की बुलंदियां अचानक धराशायी हो गई। वह फिर से उसी बिंदु पर खड़ा था जहां से उसने शुरुआत की थी, पैसों की कमी, अनिश्चितता और चिंता। यह वह दौर था जब उसकी खुशी का झूठा महल, जो नए कपड़ों और चमकदार मोबाइल से बना था, धूल में मिल चुका था। अगली सुबह उसने एक निर्णय लिया। वह सीधे राजू की दुकान पर पहुंचा। राजू एक पटरे पर पेंसिल से नापजोख कर रहा था। विनोद का चेहरा देखकर ही वह समझ गया। उसने पेंसिल रोक दी। क्या हुआ विनोद, इतने उदास क्यों हो? राजू ने पूछा। विनोद की आवाज में हताशा थी। राजू भाई, कोई काम है क्या? बहुत जरूरी है। मेरे पास पैसे नहीं है। राजू ने एक लम्हा रुककर उसे देखा। उसकी आंखों में डांट नहीं, एक गहरी समझदारी थी। भाई, अभी कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, उसने कहा। जब आएगा तो मैं तुझे बता दूंगा। अभी तो मेरा ही खर्चा निकल जाए वही बहुत है। विनोद ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। भाई यार, काम चाहिए, जरूरी है मेरे लिए। राजू ने सीधा सवाल दागा। पैसे तो मैंने दिए थे ना, खत्म कर दिए? सवाल सुनते ही विनोद का सिर शर्म से और नीचे झुक गया। उसने जमीन की ओर देखते हुए टूटी हुई आवाज में कहा। भाई, वो तो लग गए। मैंने फोन ले लिया, माँ को कपड़े दिलवाए, खुद लिए और जो बचे घर के खाने पीने में लग गए। एक पल की चुप्पी छा गई। फिर राजू ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज में कठोरता नहीं, बल्कि एक भाई जैसा स्नेह और चिंता थी। विनोद भाई, बुरा मत मानना, पर अभी तुम्हें फोन लेने की क्या जरूरत थी? विनोद ने अपना पक्ष रखने की कोशिश की, जैसे अपने बचाव में आखिरी तीर चला रहा हो। राजू भाई, ये मेरा सपना था कि मेरे पास भी एक दिन फोन होगा। राजू ने धैर्यपूर्वक समझाना शुरू किया। भाई, फोन तुम कम पैसे का भी ले सकते थे। उसने आगे बढ़कर विनोद के कंधे पर हाथ रखा, जैसे उसे सहारा दे रहा हो। देखो, पहले हमें पैसे उस चीज के लिए खर्च करने चाहिए जिसकी ज्यादा जरूरत है। चल, कपड़े और खाना पीना तो जरूरी था, वो ठीक है, पर फोन पे फालतू पैसे लगा दिए। यहाँ से राजू ने विनोद को जीवन का वह पाठ पढ़ाया जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। सुनो भाई, पैसे बचाना सीखो। पैसे से पैसा कमाया जाता है। पैसे हमेशा होने चाहिए पास में। उसने एक ऐसा उदाहरण दिया जिसने विनोद को झकझोर कर रख दिया। सोचो, अगर कल तुम्हारी माँ को कुछ हो जाए, डॉक्टर के पास जाने के लिए तुम किससे पैसे मांगोगे? कोई नहीं देता विनोद। अपना पैसा ही अपने काम आता है। ये शब्द विनोद के कानों में गूंजे और सीधे उसके दिल में उतर गए।